नमस्कार बंधुओं, और मैं आज पुनः हाजिर हूँ आपके बीच और दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की सुसंगत धाराओं को लेकर। तो उम्मीद है आप लोग सभी धाराओं को एक एक करके देख रहे होंगे, और जब भी आपकी आवश्यकता हो डे टू डे लाइफ में जो भी समस्या हो, तो हर समस्या का समाधान क्या है? दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम और उसकी धारा। बस आपको देखना है कि कौन सा धारा आपके लिए फिट बैठता है और कौन सी समस्याओं पर और कब। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अलग अलग समस्याओं के लेकर अलग अलग धाराएं हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है और ध्यान रखना है। तो आज हमारा जो है 43वां दिन है, 43rd डे है, और हमारा 44 सेक्शन के बारे में बताएंगे। तो बंधुओं, 44 सेक्शन जो है सुगम संरचना एवं बाधा मुक्त वातावरण का मैंडेटरी किया गया है। मतलब इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है कि आप जो पब्लिक प्लेसेज है या सरकारी कार्यालय है या जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो भी हो वो सुगम होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और दिव्यांगजनों के अनुकूल होना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि मैंने ये सुगम संरचना एवं बाधा मुक्त वातावरण में आपको इसके बारे में मैंने बताया हो। तो मैंने एक और कंपेडियम पहले लिखा था, राज्यादेश एवं परिपत्रों का संकलन। इसमें भी हम लोगों ने इसके बारे में काफ़ी विस्तृत रूप से जानकारी दिए हैं। और हम लोग जो है एक कंपेडियम भी जो हम लोगों ने आप लोग के लिए बनाया, इसमें भी काफ़ी इसके विषय में जानकारी है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सुगम संरचना एवं बाधा मुक्त वातावरण। जैसे कि ये मैंडेटरी किया गया है धारा 44 में, सेक्शन 44 में। तो आप जानते हैं कि 21 प्रकार की दिव्यांगता है और हर दिव्यांगजनों की और 21 प्रकार के दिव्यांगजनों में भी उसी में से अलग अलग दिव्यांगजनों की अलग अलग आवश्यकता हो सकती है। जैसे कि लोकोमोटर डिसेबिलिटी में कोई व्हील चेयर यूजर है, कोई क्रैचेज यूज़ करते हैं, कोई बैसाखी यूज़ करते हैं, कोई अलग असिस्टेड डिवाइस को यूज़ करते हैं, कोई जो आर्टिफिशियल लिम्स यूज़ करते हैं। तो ये सहायक अंग उपकरण का यूज़ करते हैं, तो उनको भी दिक्कत होती है। कहीं मोड़ने में, पैर मोड़ने में दिक्कत होती है, कहीं पर ब्लाइंड व्यक्तियों को आगे कितना हाइट तक उसका स्टिक जाना चाहिए, कहीं वो टकरा नहीं जाए, कहीं अवरोध ना हो जाए, उसका पार्किंग प्लेस कैसा होना चाहिए, टॉयलेट कैसा होना चाहिए, शयन कक्ष कैसा होना चाहिए, जो हमारे होटल्स हैं वो कैसे होना चाहिए, बस अड्डे हैं वो कैसे होना चाहिए, जो रेलवे स्टेशन है वो कैसा होना चाहिए, हवाई अड्डे हैं वो कैसे होना चाहिए। तो सारी चीज़ों के बारे में जितनी भी संरचना बनाई गई है, या सड़क है, सड़क कैसा होना चाहिए, या सड़क के किनारे जो पेडेस्ट्रियल के लिए, पैदल यात्री के लिए वो क्या होना चाहिए, घुमा एंगल्स कितने होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ों का इसके जानकारी दी है। रैम्प्स है तो रैम्प्स का क्या होना चाहिए, जैसे कि मानक है 1:12, तो ये होने चाहिए। या जो हैंडरेल्स लगे हैं 800-900 mm के, अगर आपने देखा होगा कि हैंडरेल्स लगा हुआ है तो 800-900 mm के डबल हैंडरेल्स लगे रहते हैं। इसके अलावा आपने दरवाज़ा देखा है कम से कम 1200 mm का होना चाहिए। तो हम लोग ने इसमें दिव्यांगजन जो मैंने किताब बुक्स लिखी है, इसमें हमने इसका चर्चा किया है। एक चेकलिस्ट भी हम लोग ने बनाया है कि हर दिव्यांगजनों के लिए किस तरह का बेसिक मिनिमम जो है क्या उपयोगी होना चाहिए। तो इंटरनल ये एक्सेस ऑडिटर के मैंने एक किताब लिखा था, सुगमता अंकेक्षण प्रपत्र, और ये आंतरिक वातावरण के लिए और बाह्य वातावरण। तो मैं आंतरिक वातावरण में जैसे कि क्या प्रवेश द्वार जो है एक्सेसिबल है दिव्यांगजनों के लिए, इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या सीढ़ियाँ हैं, तो सीढ़ियों में जो है हैंडरेल्स लगे हुए हैं, क्योंकि हर कोई तो जो है व्हील चेयर यूजर नहीं है जिसको पकड़ के चल सकता है, तो उसमें दोनों ओर हेड रेल्स होना चाहिए। रैम्प्स है, रेलिंग्स है कि नहीं, वहाँ दरवाज़ा का जो है कम से कम चौड़ाई 900 mm होना चाहिए, 900 से 1200 mm का जो है उसका चौड़ानी होना चाहिए। और जो कुंडी होता है दरवाज़ा की ऊंचाई, उसका 900 mm से 1100 mm के बीच होना चाहिए। जो कुंडी खोलने वाला होता है उसको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। लिफ्ट जो होते हैं, लिफ्ट ध्यान देना है कि उसमें व्हील चेयर जा सकते हैं, और लिफ्ट में जो स्विच है वो ब्रेल में है कि नहीं, या उसमें साउंड जो दृष्टिबाधित के लिए जो है उसमें ऑडिएबल है कि नहीं, बोलता है कि नहीं। और सतह पर कहीं फिसलन, तो ज़्यादातर हम लोग क्या है टाइल्स लगा देते हैं, जिससे कि जो क्रैचेज वाले हैं या ब्लाइंड व्यक्ति का स्टिक यूज़ करता है, या कोई जो है कृत्रिम अंग उपकरण यूज़ करता है, तो फिसलन हो सकता है। तो ये ध्यान। और दरवाजे, आजकल बहुत सारे ऐसे दरवाजे आते हैं
ऑटोमेटिकली खुलते हैं और बंद होते हैं। तो इस बात को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, वो सब है कि नहीं। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सेसिबल बनाने की बात की गई है, और जो भी हमारा जितना भी संरचना है वो देखना है कि वो दिव्यांगजनों के लिए जो है उपयुक्त है कि नहीं, उसका जो है सुगम और संरचना और बाधा मुक्त वातावरण है कि नहीं। ये तमाम चीज़ों के लिए हम लोगों ने किताब भी लिखा है, चाहे वो इंटरनल इन्वायरमेंट हो या एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में आप देखेंगे कि अगर बाहर है तो बाहर में पार्किंग प्लेसेस वगैरह दिव्यांग के लिए एलोकेटेड है कि नहीं, वो कि जहाँ वो व्हील चेयर या ट्राईसाइकिल लगा के और वो जा सके। और जहाँ जो हमारे टिकट काउंटर्स हैं या अन्य इंक्वायरी ऑफिस है, चाहे हॉस्पिटल्स हो या हमारा जो ब्लॉक लेवल पर आरटीपीएस काउंटर है जहाँ लोग आवेदन देते हैं, या हमारा जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वो क्या दिव्यांग लोगों के लिए अनुकूल है कि नहीं। कि ज़्यादातर जो एग्जामिनेशन वगैरह होते हैं कभी कभी सेकेंड और थर्ड फ्लोर पर कर दिए जाते हैं, जहाँ पर वो एक्सेसिबल या लिफ्ट नहीं रहते हैं, उठा कर ले जाना जो है बहुत मुश्किल होता है। तो इस बात को लगातार ध्यान देने की ज़रूरत है कि हैंड रेल्स और उसका मानक है, और हर तरह का दिव्यांग ब्रेल में एक्सेसिबल है कि नहीं, साइनेजेस दिया हुआ है कि नहीं, और साइनेजेस का बहुत ज़रूरी है, या जिससे कि लोग देख कर ही बता सकते हैं कि पानी किधर है या टॉयलेट्स किधर है, ये उसको ज़्यादा समस्या का समाधान है। और जो टॉयलेट्स हैं वो क्या उसमें व्हील चेयर जा सकते हैं कि नहीं, उसमें वॉशिंग के लिए या उस पर बैठने के लिए ग्रैब बार्स है कि नहीं, ये सब तमाम चीज़ों की चीज़ें हैं। और जो हमारे जो स्टेडियम्स हैं या जो हमारे मनोरंजन केंद्र है, क्या वहाँ पर पार्क जो सीटिंग अरेंजमेंट है, क्या वहाँ व्हील चेयर वाले यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, या जो स्टेडियम में है वहाँ व्हील चेयर वाले या अन्य लोगों के लिए हमारा वो उपलब्ध है कि नहीं, या दर्पण जो लगाए रहते हैं या हैंगर्स लगाए रहते हैं, तो ये सब चीज़, या नल जो होते हैं खोलने और बंद करने के लिए, ये तमाम चीज़ों के लिए। साथ ही साथ जो अगर दिव्यांग व्यक्ति बाथरूम में गए और गिर जाते हैं, क्या अलार्म के लिए कुछ व्यवस्था की गई नहीं। तो तमाम चीज़ों के लिए जो है हमारे काउंटर्स जो होते हैं, इंक्वायरी काउंटर्स हैं, क्या वो उस प्रॉपर हाइट पर आई टू आई कांटेक्ट करने के लिए है, व्हील चेयर यूज़ कर सकते, या डॉर्फ है वो यूज़ कर सकते हैं, या ब्लाइंड है या जो डेफ बच्चे हैं क्या कुछ यूज़ कर सकते हैं। तो तमाम चीज़ों के बारे में धारा 44 के बारे में इसमें बताई गई है। तो धारा 44 जो है सुगम संरचना एवं बाधा मुक्त वातावरण के बारे में बताती है, और इस सरकार को जो भारत सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये तमाम जितने भी स्ट्रक्चर को जो है रेट्रोफिटिंग करने के लिए और उसको बाधा मुक्त करने के लिए समय सीमा दिया गया है। और जो पुराने बिल्डिंग्स हैं उसमें भी जो है जो आवश्यक मिनिमम जो बेसिक नीड्स हैं हमारे दिव्यांगजनों को, जैसे कि रैंप्स है या उसके जो नोज लगे हुए हैं कि नहीं, जो सीढ़ियों पर हैंड रेल्स है कि नहीं, टॉयलेट्स जो आदमी को बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसको रेट्रोफिटिंग या उनको पुनः उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए सरकार जो है पैसा भी लगातार दे रही है। भारत सरकार भी दे रही है, बिहार सरकार के पास भी है, ये सरकारी जो कार्यालयों के लिए। तो हम तमाम चाहते हैं कि जहाँ भी आप लोग को रैम्प्स नहीं है या आपका हैंड रेल्स नहीं है, टॉयलेट्स प्रॉपर नहीं है, आप वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं, व्हील चेयर नहीं है, ये भी देखने की ज़रूरत है। जो दिव्यांग व्यक्ति बस या अन्य अपने गाड़ी से जाते हैं तो क्या जो पब्लिक प्लेसेज है वहाँ व्हील चेयर उपलब्ध है कि नहीं, जो स्ट्रेचर हैं वो एक्सेसिबल है कि नहीं, हमारे हॉस्पिटल जहाँ ज़्यादातर दिव्यांग लोगों की आवश्यकता पड़ती है वहाँ पर जहाँ सर्टिफिकेशन का काम होता है, या जो हमारे डिपार्टमेंट्स हैं उसमें तमाम चीज़ों की जो है सुगम संरचना और बाधा मुक्त वातावरण की है। तो इस पर मैंने किताब भी लिखा है, उसी की किताब के बारे में चक्र भी किया था। तो मैं आप लोग इस बार अगर कहीं इस तरह का प्रॉब्लम है तो जो उसके नोडल पदाधिकारी हैं आप उसको पत्र दीजिए। साथ ही साथ हमारे ज़िला के जो हमारे अपरायुक्त जिलाधिकारी जो होते हैं, जो एडिशनल कमिश्नर डिसेबिलिटी है, तो उनको भी दीजिए, और दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय को भी दीजिए, सचिव हमारे समाज कल्याण विभाग को भी सूचित करें। और अगर वो समय सीमा में वो एक कार्य को नहीं कर पाते हैं, चाहे पब्लिक बिल्डिंग हो चाहे कोई प्राइवेट है, सिर्फ अपनी निजी जो जहाँ यूज़ का चीज़ छोड़कर जो भी पब्लिक बिल्डिंग हो, या प्राइवेट का हो या गवर्नमेंट का हो, जो भी पब्लिक प्लेसेज होगी, सार्वजनिक जो दुकानें होगी या सार्वजनिक स्थल होगा, जहाँ जो हमारे मंदिर हैं, हमारे जो वर्शिप स्थान है, जहाँ भी हम पूजा करते हैं, या हमारे जहाँ धर्मशालाएं हैं, होटल्स हैं, हमारे पार्किंग प्लेसेज है या दुकान्स हैं,
ये मॉल्स हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, तो जहाँ भी हम अपने दिनचर्या को कार्य करवाने के लिए जाते हैं, बिजनेस जो हमारे स्टॉल्स हैं, बिजनेस प्लेसेज हैं, सभी को एक्सेसिबल करना ही है, ये मैंडेटरी है, धारा 44 में दिया जाता है। तो उम्मीद करते हैं जहाँ भी इस तरह का ना हो उनको ज़रूर सूचित करें, उनको बताएं कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 44 में इसके बारे में चर्चा है। कृपया समय सीमा के अंदर इसमें सुनिश्चित करें कि दिव्यांगजनों के लिए भी वो एक्सेसिबल हो। तो उम्मीद करते हैं धारा 44 आप लोगों को पसंद आया होगा और आप इस हमारे चैनल को देखते रहिए। और दिव्यांगजनों को कुछ भी समस्या हो तो आप दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम की सुसंगत धाराओं को, कौन सा धारा आपके लिए फिट बैठता है, इस पर ज़रूर ध्यान करें, गौर करें। बार बार आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको भी पता चल जाएगा क्या समस्या है और कौन सी धारा का इस्तेमाल करना है। अगर धारा में दिया हुआ है और आपका कार्य नहीं हो रहा, आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, तो संबंधित जो सरकारी अधिकारी हो या गैर सरकारी अधिकारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उनको एक पत्र के माध्यम से ज़रूर सूचित करें। 3 बार पत्र दें, अगर वो नहीं करता है तो रिसीविंग रखें और इसकी शिकायतें जो है नोडल पदाधिकारी के साथ साथ हमारे जो ऑफिस ऑफ स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी को भी करें। उम्मीद करते हैं धारा 44 के बारे में आपको अच्छे से जानकारी हो गई। फिर मिलते हैं कल अलग नए धारा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना काम करते रहिए, अपने मनोबल को बढ़ाते रहिए और अपने आप को सक्षम और एम्पावर करते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।